वंदे मातरम साथियों, मैं योगेंद्र नागर आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। महिला आरक्षण बिल, जिसको मोदी जी ने नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं की राजनीति में लोकसभा व विधानसभा में भागीदारिता सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम, यह बिल लाया गया और अब यह लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर कानून बनने जा रहा है। जब इस बिल को लाया गया तो आप और हम सबको ध्यान है कि कांग्रेस और सभी विपक्षी दल, उनकी एक अपनी भूमिका है हर चीज़ में विरोध करना या अपना स्वयं का क्रेडिट ढूंढना। तो कांग्रेस ने प्रारंभ किया कि सबसे पहले तो इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए और स्वर्गीय राजीव गांधी सहित तो सबको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस समय सबसे पहले इसको लेकर अपना प्रयास प्रारंभ किया था। तो साथियों, ये प्रयास वैसा हो गया जैसे किसी गांव में 20, 25, 30 साल पहले किसी व्यक्ति ने कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई धार्मिक रसोई सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन हो, उसकी पहली बैठक का आयोजन किया हो, लेकिन उस समय के विवादों के कारण से उसका सफल आयोजन नहीं हो पाया हो और वह व्यक्ति भी अब दुनिया से जा चुका हो, लेकिन कि आने वाली पीढ़ियां कह रही है कि नहीं, इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए क्योंकि जिक्र चर्चा उन्होंने शुरू की थी। ये वैसा हो गया। फिर जब ये बिल पास होने की ओर बढ़ने लगा, लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास होने की ओर बढ़ने लगा, तब कांग्रेस और विरोधी दलों ने अपना विवाद प्रारंभ कर दिया कि इस बिल में ओबीसी, एसटी और एससी को अलग से आरक्षण दिया जाए। उधर ओबीसी साहब ने अलग अपना गुणगान शुरू कर दिया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण, अलग से कोटा तय किया जाए। तो साथियों, ये पार्टियां जो है, इनका नियम है कि ये विवाद ही करेंगे। अगर इनको महिलाओं से इतना लगाव है, महिलाओं की भागीदारी से इतना जुड़ाव है, इतनी अच्छी ये सोच रखते हैं, तो यह बिना आरक्षण के अपनी पार्टी में कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते हैं, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो इनका केवल और केवल विवाद करना इनका कार्य रह गया है। साथियों, चलो, जो चर्चा है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने भी इसके लिए प्रयास किया था, तो उस चर्चा की ओर अपन चलते हैं। तो जो ये महिला आरक्षण बिल है, कानून बनाने के विषय में सबसे पहले जो बिल लाया गया वह 1996 में एचडी देवगौड़ा के द्वारा, गठबंधन की वो सरकार थी, तो बिल लाया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद अल्पमत में होने के कारण सरकार गिर गई। उसके बाद में अटल जी के द्वारा इस बिल को 98, 99, 2002 और 2003 में लाया गया। लेकिन उस समय पर कांग्रेस और सभी विपक्षियों का बहुत भयंकर विरोध प्रदर्शन हुआ, यहाँ तक कि उस बिल को इन लोगों के द्वारा फाड़ा भी गया। ऐसी परिस्थितियाँ लाई गई और इतने विरोध प्रदर्शन और पूर्ण जो मतपूर्ण सभी पार्टियों का जो समर्थन इसमें मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। फिर जब 2010 में पुनः मनमोहन जी की सरकार आती है, तब इस बिल को लाया जाता है। उस समय पर सबसे पहले इसको राज्यसभा में लाया जाता है। वहाँ पर बीजेपी सहित अन्य सभी पार्टियों का इसमें समर्थन मिलता है और वहाँ से ये पास हो जाता है। लेकिन जब इसको लोकसभा में लाने का की बारी आती है, तब कांग्रेस के ही सहयोगी, जिनके सपोर्ट से सरकार बनी हुई थी, सपा, बसपा, लेफ्ट, ऐसी सभी जो पार्टियां थी, उन्होंने लोकसभा में इसको पेश करने से पहले विरोध प्रारंभ कर दिया और अपनी कुछ मांगे अपने आधार पर इसको पारित करवाने की मांग रखी गई। तो कांग्रेस को ये डर लगा कि अगर हम इसको लोकसभा में पेश करते हैं और इन सभी जो उनकी सहयोगी पार्टियां थी, इनका विरोध होता है, तो सरकार गिर न जाए। तो जैसा कि मैंने कहा, हर समय या तो विरोध या विवाद करेंगे या केवल अपने हित में सोचेंगे। उस समय पर भी कांग्रेस ने अपने ही हित में सोचा, इसलिए लोकसभा में पेश नहीं किया। अगर कांग्रेस सरकार उस समय पर महिलाओं के हित में इतने सही ढंग से सोचती
तो यह लोकसभा में उस बिल को लेकर आती है। देश की 50% आबादी उसके हित के को लेकर कोई कार्य किया जा रहा है तो विरोध अगर होता है तो बहुत गलत है। बीजेपी उस समय पर दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर उस बिल उस कानून को बनाने के लिए साथ में थी, लेकिन इन्हीं के सहयोगी दलों ने विरोध किया। कांग्रेस अपना जो निर्णय है, अपना जो महिलाओं के हित का जो कार्य था उसमें तटस्थ खड़ी नहीं रही। उसने उसमें भी केवल और केवल अपना स्वयं का ही सोचा और अपने निर्णय पर अगर कांग्रेस मजबूत रहती तो इनको सोचना चाहिए था कि ये उस विषय को मजबूती से देश के अंदर रखते तो देश की आधी आबादी जो महिलाओं की है वो कांग्रेस सरकार के समर्थन में उतरती, और अगर शायद ऐसा होता तो जो इनके सहयोगी दल इनका विरोध कर रहे थे वो भी इनका साथ देते और वो बिल उस समय पर पास होता और कानून भी बनता। लेकिन इतना आगे अगर कांग्रेस की सोचने की स्थिति होती तो आज देश में कांग्रेस खत्म के कगार पर नहीं होती। कांग्रेस की स्थिति आज देश में जो क्षेत्रीय दल है उनसे भी बहुत छोटी हो चुकी है। उसका कारण केवल और केवल यह है कि कांग्रेस ने हमेशा अपने जो निर्णय है, अपने जो जनहित के, राष्ट्र हित के, समाज हित के, महिलाओं के हित के निर्णय उन पर मजबूती से तटस्थ खड़ी नहीं रही। उसके बाद में देश में सत्ता परिवर्तन होता है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, लगातार दूसरी बार बनते हैं। तो फिर अभी जब इस बिल पर चर्चा हो रही है तब विपक्षी दलों ने यह भी विषय उठाया कि आपको 9 वर्ष बाद इस बिल की, इस कानून की याद क्यों आई। तो साथियों, मोदी जी का एक कमिटमेंट है कि जिस कार्य को हम प्रारंभ करते हैं उसको पूर्ण भी हम ही करेंगे। तो मोदी जी लोकसभा और राज्यसभा में अपना पूर्ण बहुमत और इस बिल को पूरा विपक्षी दल भी पूर्ण रूप से इसका समर्थन करे, इस दिशा में कार्य उनका था, उनका सोच था, उनका विचार था, इसलिए सही समय पर लाने का उनका उद्देश्य रहा था। तो आज वास्तव में परिस्थिति ऐसी बनी कि सभी विपक्षी दलों ने भी उसका सपोर्ट किया और लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ और आज ये कानून बनने की दिशा में है। वैसे तो भारत देश में पुरातन काल से ही नारी शक्ति को वंदनीय माना गया है, लेकिन फिर भी भारत में इस कानून की आवश्यकता क्यों है। भारत में पुरातन काल से ही रानी लक्ष्मीबाई हुई, देवी अहिल्याबाई होलकर हुई, ऐसी कई रानियां रही है जिन्होंने उस गुलामी के कालखंड में भी संघर्ष अंग्रेजों से किया है और अपने शासन को सही ढंग से चलाने का कार्य किया है। लेकिन जब मुगलों और अंग्रेजों की नीतियां देश में लागू हुई तो कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर महिलाओं की भागीदारी कम हुई, उसको पुनः बढ़ाया जाए और महिला हितार्थ महिलाओं के हित के लिए जो भी नीति का निर्धारण होने वाला है वह महिलाओं के सहयोग से, महिलाओं के भागीदारी से उसका निर्धारण हो। इसके लिए राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, एक सही मात्रा में होना चाहिए। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देश में जब जीएसटी लागू हुई तब जब जीएसटी की निर्धारण करने वाली कमेटी थी उसमें अगर कोई महिला नहीं रही होगी या महिला का कोई सही पक्ष नहीं रखा गया होगा, तब जो सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन के ऊपर 12% जीएसटी लगाई गई, जिससे सैनिटरी पैड के दाम बहुत अधिक बढ़ गए। तो अगर उस कमेटी में एक महिला होती, उसको सही ढंग से रखती तो वो जीएसटी मुक्त होती। बाद में इस विषय पर चर्चा हुई, विषय रखा गया तो इसको प्रतिदिन की अति आवश्यक सामग्री में रखा गया और क्योंकि महिलाओं के हित में सोचने का विषय था, कम से कम दाम में उपलब्ध हो जाए, तो इसको जीएसटी मुक्त, टैक्स फ्री रखा गया और दाम बिल्कुल सामान्य स्तर पर इसका बाद में आ गया और कुछ सरकारें भी इसको निःशुल्क भी वितरण कर रही है। तो ऐसे ही केवल ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। अगर महिलाओं के हित की कोई नीति बन रही है, उस नीति के निर्धारण के लिए महिलाओं की एक सही भागीदारी होगी तो वो जो नीति बनने वाली है उसमें सही निर्णय महिलाओं के हित में लिया जाएगा। इसलिए इस कानून की आवश्यकता है
तो यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि अब एक कानून बनने जा रहा है, ये कानून बनने के बाद में राजनीतिक क्षेत्र में भी महिला हित में जो निर्णय होने वाले हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी एक सही अनुपात में सुनिश्चित होने वाली है। पर साथियों, दूसरी ओर हम चर्चा करें तो केवल कानून बनने से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। सरकार का अपना कार्य था, अपनी जिम्मेदारी थी, उसको सरकार ने पूर्ण किया। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर पूर्व में महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ है, नगर पालिका में आरक्षण दिया हुआ है, वहाँ पर उनकी एक सही अनुपात में सीटें निर्धारित है और समय समय पर महिला आरक्षित सीटें आती है। तो कई ग्राम पंचायतों में, पंचायत समिति में सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख महिलाएं बनती आ रही है, नगर पालिका की चेयरमैन महिलाएं बनती आ रही है। लेकिन हम देखते हैं कुछ स्तर पर परिवारवाद की राजनीति के चलते जब सीट महिलाओं की आती है तो महिलाओं को खड़ा किया जाता है, वो चुनाव भी जीत जाती है, लेकिन महिलाओं की वहाँ पर कार्य क्षेत्र में भागीदारी शून्य होती है। ये बहुत अधिक स्तर पर देखने को मिला है। तो केवल महिलाओं को चुनाव लड़ाकर जिताना, इससे महिलाओं के हित में जो नीति बनने वाली है ये संभव होगी तो नहीं होगी। महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी सही ढंग से सुनिश्चित हो, इसके लिए स्वयं महिला जनप्रतिनिधि को और वहाँ के जनमानस को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें सरपंच पति, प्रधान पति या उनके परिवार के किसी सदस्य को आमंत्रित करने के स्थान पर स्वयं जो महिला जनप्रतिनिधि है उनको आमंत्रित किया जाए। वैसे ही महिला जनप्रतिनिधि को, वो किसी भी पद पर हो, उनको अपने दायित्व को समझते हुए अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय रहना चाहिए, परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना चाहिए, लेकिन उनका जो दायित्व सरकार ने, कानून ने उनको दिया है उसको सही ढंग से पूरा निभाए, ताकि महिलाओं की जो भागीदारी को लेकर वो उनको पद दिया गया है उसका लाभ महिलाओं को सही ढंग से मिल सके। जैसे एक उदाहरण हमारे सामने है, छिपाबड़ोद विधानसभा से एक ग्राम पंचायत से सरपंच है प्रियंका जी नागर। उन्होंने अपनी पंचायत की समस्या, वहाँ के विषय को लेकर, वहाँ के विद्यालय में कक्षों की कमी को लेकर अपने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर विषय को उठाया, लेकिन जब पूर्ण नहीं हुआ तो वह दिल्ली जाकर उस विद्यालय की समस्या को उठाया। तो ये महिला जनप्रतिनिधियों ने कहा, उन्होंने अपना पूर्ण दायित्व निभाया और वर्तमान में वही प्रियंका जी नागर उस छबड़ा छिपाबड़ोद विधानसभा से महिला भागीदारी विधानसभा में हो, इस विषय को लंबे समय से उठाती आ रही है और स्वयं के लिए स्वयं को प्रत्याशी बनाया जाए, ऐसा अपनी राजनीतिक पार्टी से वो मांग कर रही है। तो यह महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का उदाहरण है कि जब महिला को किसी पद पर जनता के द्वारा चुना गया है, सरकार और कानून ने मौका दिया है, तो वह अपनी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करे और जनता ने जो उनको चुना है उसका सही तरीके से कार्य करे। साथियों, महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो सरकार ने बनाया है, सरकार की क्या भूमिका रही, विपक्ष ने किस प्रकार से इसका विरोध किया और किस किस समय पर यह आया, और महिलाओं को चुनने के बाद में, छोटे स्तर पर चुनने बनने के बाद में उनकी सक्रियता कैसी रहती है, इस विषय को आज की इस वीडियो के माध्यम से सही ढंग से रखने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और महिला सशक्तिकरण के लिए आपके भी अगर कोई अच्छे नए विचार है जिस पे आगे वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार रख सकते हैं। आगे भी समाज हित, राष्ट्र हित, जनहित के विषयों से जुड़े हुए विषयों को जानने के लिए, वीडियो देखने के लिए, समय समय पर विषय की जानकारी के लिए जुड़े रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वंदे मातरम, भारत माता की।